सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मैदान सियासत में कुछ ना कुछ होता रहता है। वतन अजीज़ में कोई और 24 घंटे 7 दिन मुतहरिक हो या ना हो, अहले सियासत किसी छुट्टी के बगैर मुतहरिक ही रहते हैं। ईद के बाद भी एक बार फिर बड़ी तहरीक की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए नई सब बंदियाँ हो रही हैं। एक हद पर मुत्तफ़िक अपोजिशन की सियासी जमातों को साथ मिलाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि इस तहरीक में तलबा, मजदूर, किसान, वकील सब शरीक हों और किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिला लिया जाए। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI की उम्मीदों का मरकज़ बने हुए हैं। अगर मौलाना तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर परेशानी की बात होगी, और अगर मौलाना इस तहरीक से फासला इख्तियार करते हैं तो PTI के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा से D4 तक का जो फासला है वो समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिससे बचने के लिए तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुसलसल राब्ते में है। अच्छा, बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का मूड भी हुकूमत के लिए खासा जारहाना है। वो कहते चले आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जिससे जो PTI है उनका खून काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों JUI के तर्जुमान असलम गौरी साहब ने एक ट्वीट में कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर ये सफ़र रमज़ान में ग्रैंड अलायंस की मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर क्या ईद के बाद सियासी भौंचाल से हुकूमत संभल सकेगी? और मईशत हुकूमत ही की नहीं बल्कि रियासत की भी दुखती रह गई। क्या एहतजाजों, मुजाहिरों, मार्चों का असर मईशत पर नहीं पड़ेगा? यकीनी तौर पर पड़ेगा, बल्कि शदीद असरात मुरतब होंगे, जिससे बचने की हुकूमत और हुकूमत की जो सपोर्टर कुव्वतें हैं पूरी कोशिश भी करेंगी। अच्छा, सियासी तजियाकारों के मुताबिक एक अरसे बाद नवाज शरीफ साहब का जो सियासी तौर पर मुतहरिक होना और मरीम नवाज के पंजाब में जलसों का सिलसिला अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से निमटने की एक तदबीर लग रही है। अब आने वाले दिन क्या ला रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए मुल्क की 3 बड़ी जमातों के रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। JUI से JUI के तर्जुमान असलम गौरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद बचर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं असलम गौरी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के हवाले से खबरें तो गर्दिश कर रही हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन अभी जो आपकी जो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है वो सामने नहीं आ रही, खुलकर बताया नहीं जा रहा है। आपने ट्वीट किया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं, तो सर ये फासले जो हैं पूरी तरह से कम हो जाएंगे रमज़ान तक? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दिया और मेरी जमात के मौक़िफ़ के लिए मुझे मौका दिया। बात यह है कि अपोजिशन का हमेशा जब अपोजिशन होती है तो जब तक वो मुस्तहकम ना हो, आपस में मुत्तहिद ना हो, उस वक्त तक हुकूमत अपनी मनमानियाँ करती है। और हमेशा जब अपोजिशन मुस्तहकम होती है तो हुकूमत एक टफ टाइम में होती है और वो कौम के लिए, आवाम के लिए और पार्लियामेंट के लिए दुरुस्त फैसले करने पे मजबूर होती है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से अपोजिशन पाकिस्तान में मुत्तहद हो रही है और हुकूमत डे बाई डे हमें बहुत करीब कर रही है। गो के हमारे अंदर बहुत दूर तक के फासले थे 15-16 साल के हमारे और PTI के दोस्तों के दरमियान में है, जिसके ऊपर हमने 2 रुकनी कमेटी भी बनाई है, जिसमें जनाब हमारी तरफ से कामराज मुफ्ती एडवोकेट साहब हैं, दूसरी तरफ से जनाब साबिक स्पीकर साहब, मैं नाम साबिक स्पीकर हमारे जो हैं वो हैं PTI की तरफ से असद कैसर साहब। ये 2 रुकनी कमेटी, सॉरी 2 रुकनी कमेटी है जो इस मामला को हल कर रही है, तय कर रही है। बेसिकली बात यह है कि हम इत्तेहाद चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है और हमने इत्तेहाद से बनाई भी है, हमने इत्तेहाद चलाई भी है, हमने उसकी ड्राइविंग सीटें भी बनाई है। लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं जाके जो हमारे इत्तेहादी होते हैं वो खुद तो कहीं और चले जाते हैं और हम उसी जगह पे खड़े रह जाते हैं। तो यही वजह है कि हम हर कदम फूंक फूंक कर सोच सोच के आगे बढ़ा रहे हैं। हम नहीं चाहते जो हशर पिछले इत्तेहादों का हुआ वो इस इत्तेहाद का भी हो। हम चाह रहे हैं कि जिन मकासद को, जिन तैयारों को मद्देनजर रख के ये इत्तेहाद बनाया जाए उसको पाया तकमील तक भी पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दोनों पार्टियों के दरमियान में तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते जाएंगे, इंशाअल्लाह हम किसी ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं फिर कह दूँ तो हम ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनको हम जाने से पहले तय करना चाहते हैं। ठीक है।
अच्छा, वो ज़रूरी चीज़ें अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर चीदा ज़रूरी चीज़ें क्या हो सकती हैं? आप लोगों की कुछ शराइत होंगी JUI की PTI के लिए, क्योंकि इस टाइम पे PTI को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि महसूस हो रहा है, क्योंकि PTI के लोग जेलों में हैं। PTI के लिए ज़्यादा मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। तहरीक जो चलाना चाह रहे हैं उसके लिए मौलाना साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत बने हुए हैं। देखिए, बात यह है कि हम सब एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि वतन को मुस्तहकम पार्लियामेंट की ज़रूरत है, वतन को मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, वतन को मुस्तहकम अपोजिशन की ज़रूरत है। और वतन में जो सूरत हाल इस वक्त है, आपको देखी नहीं है। कल बलूचिस्तान में हमारे एक MPA साहब को कुछ लोगों ने जो ढाठे बांधे हुए थे, उन्होंने जनाब रॉकेट लॉन्चर कंधों पर लटकाए हुए थे, उन्होंने MPA साहब को उनसे सारा असला लेके और उनको उनकी गाड़ी में रवाना कर दिया। उनकी मेहरबानी, उनको उन्होंने मारा नहीं। तो ये सूरत हाल तो मुल्क में जब तक जब मजबूत हुकूमत नहीं होगी उस वक्त तक ये सूरत हाल मुल्क में है। और क्योंकि बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन 2018 को जिसको हम सिलेक्टेड करते थे, 2024 वाला उसका भी बड़ा बाप निकला। और नतीजा ये हो कि ऐसे सिलेक्टेड लोग असम्बली में बैठे हुए जिनके आवाम के अंदर से नहीं है। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि हमारे के वजीर आला उन टूरिस्ट इलाकों में नहीं जा सकते जहाँ पर इस वक्त शोरिश है। अदारों को तो भेजते हैं लेकिन खुद नहीं जाते। मतलब उनके डेरा इस्माइल खान से 1 घंटे का भी सफर नहीं है, करक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ नहीं जा सकते वो। इसी तरह पिछले दिनों जो कुछ आपके सामने पारा चिनार और जो कुछ वहाँ हुआ, वहाँ भी नहीं जा सके वो। ये सारी सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है। इसके लिए हम सबको एक पेज पे इकट्ठे होना होगा। बाकी कौन जेल में जाता है, कौन निकलता है, अदालतें बैठी हैं, अदालतें फैसले करती हैं। हमें अदालतों को चलना होगा। इससे पहले भी सियासतदानों के खिलाफ फैसले होते रहे, अदालतों में जाते रहे, हुकूमतों में जाते रहे, जेलों में जाते रहे। तो ये सिलसिला तो एक मुस्तकिल मेरा ख्याल 74-5 ईयर से जब से पाकिस्तान बना चलता आ रहा है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि मुल्क की बकाल के लिए इस्तिहाद की जरूरत है और हम उसको मद्देनजर रख के आगे बढ़ रहे हैं। और हम एक एजेंडे पर हो रहे हैं कि आवाम की कुव्वत से आवाम का जो नुमाइंदा आवाम जो मुंतखब करती है पार्लियामेंट में वही नजर आना चाहिए, किसी और का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चले जी आगे बढ़ते हैं जी। बचट साहब, आपने सुना असलम गौरी साहब को भी, तो बचट साहब ये फासले कम करने की तो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। आप लोग बड़े संजीदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के टेबल पे जब आप लोग हुकूमत के साथ बैठे थे तब भी आप लोग संजीदा थे, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ बाद में आया कि जी आप लोग संजीदा नहीं थे, आप लोग इस मूड में नहीं थे, आप लोग टाइम पास करना चाहते थे, सिर्फ वक्त गुजारना चाहते थे। फिर ट्रंप की हलफ बर्दारी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, ट्रंप भी आ गए, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया। अब आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं। हुकूमत अपनी जगह बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है, वो कहते हैं कि जी बना लें, कुछ नहीं होगा। और बहुत से हुकूमती रहनुमा जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं मौलाना साहब को मना लेंगे 11th आवर पे। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब 11th आवर पे उधर चले जाएंगे, या फिर आप लोगों के साथ वाकई फिर अगर कोई वो पक्का वादा करते हैं कि वो आप लोगों के साथ अलायंस बनाएंगे और फिर सड़कों पर होंगे, आप लोगों के साथ तहरीक चलाएंगे बड़ी, क्या देख रहे हैं आगे? देखें ये आपने तकरीबन 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो मुज़ाकरात हैं उसके बारे में अर्ज करूंगा कि हुकूमत संजीदा नहीं थी या हम संजीदा नहीं थे। देखिए हमने पहले कमेटी बनाई थी और प्रोग्राम में ही कहा जाता था आपसे मुराद मीडिया के प्रोग्राम्स में कि आप संजीदा नहीं है, आप कमेटी बना दें। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, फिर वो पूरी कहानी का आपको पता है कि किस तरह उनकी संजीदगी जाहिर हुई कि 2 माह उन्होंने पार्टी के सरबराह से उनकी इतनी हिम्मत ताकत भी नहीं थी कि मुलाकात ही करवा देते। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके साथ मुज़ाकरात में जो उनको लेके आए हैं डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो वो उनके साथ जब तक वो नहीं होंगे, वो उनको मंजूरी नहीं देंगे, तो वो मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे जो हुकूमत के साथ हैं। अब मैं आपको अर्ज करूँ, देखिए कि मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब की अपनी जमात है। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात मैं समझता हूँ कि जो तलखी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की वो ख़त्म हो गई है। देखें जो इत्तेहाद होते हैं उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जमात है, उसमें मौलाना साहब खुद उसके सरबराह हैं और इंडिपेंडेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एट द 11th और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये अलामा साहब को हम मना लेंगे या वो मना लेंगे। बहुत पुराने सियासतदान हैं जी, बातचीत चल रही है और हमारा भी यही ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला बातचीत बड़े पॉजिटिव वे में जा रही है। तो जो अपोजिशन अलायंस होते हैं जी वो हमेशा बनते हैं,
और इसमें जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, अगर एहतजाज तो डेफिनेटली होने ही होने की वजह ये ठीक है कि इस हुकूमत के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है। देखें, हुकूमत जब फैसले करती है अवाम के लिए तो उसके पीछे अवाम खड़ी होती है। तो डॉक्टर साहब, इस हुकूमत के पीछे अवाम तो है नहीं। और वैसे भी मैं आपको ये कर दूं कि जिस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, तो पंजाब की हद तक तो मैं एक एक चीज आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि पंजाब में तो इन्होंने 845 अरब रुपए की एडीपी दी अभी तक। बस साहब, एक बात माजरे के साथ, आप कह रहे हैं हुकूमत के पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई, हुकूमत के साथ अवाम नहीं खड़ी हुई, लेकिन जो अवाम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है, आप लोगों के दावे के मुताबिक, वो आप लोगों के लिए निकलती भी नहीं है बाहर। फिर बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ आपको, उसमें यह है कि आप एक दफा ये कंटेनर और पंजाब को पुलिस की फस्तायत से बचा लें, और एक दफा ये कहीं रेगिस्तान में भी कह दें कि हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जलसा कर लें, तो आप देख लें इनका हाल क्या होगा। पंजाब में तो इस वक्त 25,000 नामालूम लोगों पे तो अब FIR हुई हैं, तकरीबन 2 माह हो गए। तो पंजाब में तो इन्होंने वो काम किया है कि पंजाब में तो अगर आप 10 बंदे कहीं से निकलते हैं तो आप उनको 1000 से ज़रब थे। उसकी वजह यह है कि ये तो घरों से, अब कल से फिर इन्होंने घर तोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन बच्चर साहब देखिए, ये इल्ज़ाम जो पंजाब के लोगों पर आता है, मैं आपकी इस पार्टी की बात कर रही हूँ, आपकी इजाज़त से, आप बड़े पढ़े लिखे सियासतदान हैं, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, हमेशा बड़ी नपीतुली अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये पंजाब तहरीक इंसाफ पे जो एक इल्ज़ाम आता है कि पंजाब से आपके लोग नहीं निकलते, KPC पे तो निकल कर आते हैं ना, क्या वजह होती है? पंजाब वालों को रुकावटें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। रुकावटें तो पंजाब में हैं, उधर गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट वो है जो फस्तायत की इंतहा पे कल इन्होंने हमारे टिकट होल्डर्स के घरों पे KP में चूंकि आप लोगों की अपनी हुकूमत है इसलिए उनके लिए आसानी होती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो इस्लामाबाद जब आना होता है। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ आपको, कल इन्होंने किया ये कि मंडी बहाउद्दीन में इन्होंने हमारे नवाज पंजोता साहब, तारिक साई साहब हमारे प्रेसिडेंट, उनके घर तोड़ दिए हैं। और एक आपको शायद इल्म होगा कि रहीम यार खान में तो एक मिस कैरेज हुआ है, जब पुलिस ने उस बच्ची को घसीटा है, हमारे वो थे अरसलान, उनकी वाइफ थी। देखिए पंजाब में तो अब ये हम नहीं कह सकते कि पंजाब में लोग नहीं निकल रहा। मैं कैटेगोरिकली इस बात को इसलिए डिनाई करूंगा कि पहली दफा पंजाब में लोग खड़े हैं। देखें, पंजाब का तो आपको भी, आप लाहौर से हैं, आपको भी पता है, कभी भी कोई खड़ा नहीं होता। आप खुद देख लें कि जब स्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब रातों रात चले गए, उन्होंने एक डील की, वो चले गए, पार्टी वाले पीछे मीटिंग्स करते रहे, लेकिन उनका पता उस वक्त चला वो जब जद्दा पहुंच गए। तो पंजाब का एक मिजाज है, बट पहली दफा मैं ये आपको अर्ज करूं कि पहली दफा ये पंजाब इमरान खान बानी PTI के साथ है, और 106 के 6 MPs जो हमारे मौजूद हैं, एक MPA मियां असलम इकबाल साहब FIRs की वजह से वो हारिन है, तो बाकी सारे उसी स्टैंड करके खड़े हैं और लोग भी निकल रहे हैं। देखिए मैं अर्ज करूं एक टेक्निकल बात में, आपका 1 मिनट लूं। नहीं तो अभी आपने जो नवाज शरीफ, इससे पहले मैं नासिर भट्ट साहब की तरफ जाऊं, आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की कि नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए थे, तो आपके कहने का मकसद ये कि नवाज शरीफ साहब खुद अवाम के साथ नहीं खड़े हुए थे, अपने सपोर्टर्स के साथ? देखें जी, उस वक्त जो निकल जाए, जो बंदा डील करके चला जाए, तो उनकी पार्टी तो उस वक्त मौजूद थी, सारी पार्टी काफ में चली गई थी, इनके पास तो 17 सीटें थी। क्या उसके बाद को ये पार्टी खत्म हो गई थी? मैं जो बात आगे बढ़ा रहा था, पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और सितम के बाद सियासी पार्टी खत्म नहीं होती, किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहती है। तो अगर ये इनका ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, तो वो मेरा नहीं ख्याल, जब हमारे पास निशान ही नहीं था, हमारे पास कोई। ठीक, सब मेहमान में से मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर भट्ट साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अच्छा भट्ट साहब, ये जो ग्रैंड अपोजिशन लाइंस के हवाले से अब तो खुलकर JUI और PTI का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी हमारी कुर्बतें बढ़ रही हैं, फासले जो कम हो रहे हैं, तो हुकूमत इस चीज़ को कितना संजीदगी से देख रही है? क्योंकि हुकूमत का बहरहाल दावा ही होता है कि मौलाना साहब को तो मना लेंगे, क्योंकि मौलाना साहब की ज़रदारी साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा रिगार्ड का रिश्ता है उनके साथ, लेकिन अभी तक मौलाना साहब को क्यों नहीं मनाया जा सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखे ना 1.5-2 साल इमरान खान वो चाहता सोलो फ्लाइट नहीं लेके, उसको समझ आ गई कि मेरे पीछे लोग नहीं है, अवाम नहीं है, तो उसने एक नया तरीका अख्तियार किया। ये भी 2 दिन बाद यू टर्न ले लेगा। मौलाना साहब और महमूद खान अजगज़ई साहब को ये छोड़ चुका था, पहले उनसे मिला, उनके पीछे नमाजें मौलाना साहब ने इनको पढ़ाई कि भाई ठीक हो जाओ, तो ये ठीक नहीं हुए। तो अब ये ग्रैंड लाइन जो बन रहा है, मुझे ये 100% देखें, अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन होती है तो तनकीद बराए तामीर तनकीद होती है, वो मैं कहता हूँ जी जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो काम इमरान खान ने 1.5-2 साल में किए, खत लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, जेल से बाहर से भाग जाऊंगा, मैं मुझे उठा के ले, मुझे आके वो KPK का जो गंडापुर वज़ीर आला है, वो जो मौला जट है, वो लेके आ जाएगा। सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, अवाम इनके लिए नहीं आई, अवाम इनके पीछे अब नहीं निकल रही, क्योंकि ये बेवकूफ़ इंसान झूठ कब तक बोलेंगे आप। अब तो ये हालत हो गई है कि KPK में इसने जलसा किया, वहाँ तो कोई रुकावट नहीं ना, कोई नहीं रोकता ना, वहाँ का देखें इनके लोग कितने आए वहाँ। पंजाब से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया। इनकी अब ये हालत है। अब इमरान खान जो है ना, अगर वो ये सियासी बन जाए और उसको इसके अलावा उसके पास रास्ता नहीं है, लेकिन इसने ग्रैंड अलायंस मुझे यकीन नहीं है कि इमरान खान के होते हुए बनेगा, क्योंकि इसने फिर वो ऐसी बात करनी है कि मैं नहीं मानता। और वो मौलाना साहब के बारे में जो कुछ कहता रहा है, मौलाना साहब के बारे में महमूद खान कहता क्या करे, लेकिन बट साहब देखें ना कि तो आप कह रहे हैं ना मौलाना साहब के बारे में, वो कहते रहे हैं, नो डाउट कहते रहे हैं, अल-ऐलान कहते रहे हैं, जलसों में कहते रहे हैं, लेकिन जब मौलाना साहब को और उनके लोगों को इतराज नहीं है, वो सुलह करने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर नहीं मौलाना साहब ने कमीशन लेकिन 26 तरमीम पे हुआ, और मौलाना साहब ने कहा जी कि अभी ये जो 26 तरमीम हो रही है इतनी जल्दी में हो रही है, इसको रुक जाए। हुकूमत ने इंतजार किया, 1 महीना किया कि सब ऑपोजिशन बैठेंगे, एंड पे फिर वो इमरान भाग गया, दोबारा फिर आ गया। अभी जब कमेटी बनी, अगर ये कमेटी में अब महमूद खान अजगज़ई साहब को, मौलाना साहब को ले लेता, क्योंकि इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जेल से बाहर, वो नहीं आ सका। अब ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इमरान खान के होते नहीं बन सकता। अच्छा, अभी बच्चर साहब ने एक बात की, बट साहब उस पर भी जरा कमेंट कर दे। बच्चर साहब ने ये बात की अभी कि जी नवाज शरीफ साहब जब डील करके चले गए थे और अपने लोगों को छोड़कर चले गए थे, उनके सपोर्टर्स यहाँ रह गए थे, फॉलोअर्स यहाँ रह गए थे, पार्टी के वर्कर्स यहाँ रह गए थे, वो चले गए थे बाहर। तो इनकी पार्टी एक बात ये कहती है कि जी उनका लीडर एटलीस्ट यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं गया, डील नहीं कर रहा, वो ये कहते हैं। बात ये कि वो तो डील के लिए पहले मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं गए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो इन्होंने किया, उनका जो खाने में इन्होंने जो चीजें दी, उनके प्लेट गिरे, इनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ना साहब को कुछ हो जाए। फिर इन्हीं की थी वो जो क्या रियासत मिनिस्टर थी, उसने कहा कि यहाँ इनका यास्मीन राशिद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा निकाले बयान, वो क्या कह रही थी, तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तो फैसल वाडा साहब का बयान नहीं आपने सुना? उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के इतना बड़ा दावा किया है कि वो जो रिपोर्टें थी वो उनके घर में बैठ के बनी थी। यास्मीन राशिद के साथ के बनी। फैसल वाडा साहब का आपने गालिबन ये नया ये बयान नहीं सुना आपने? मैंने सुना है वो फैसल वाडा ने क्या बात यह है कि ये देखे ना, आप जब आप किसी के ऊपर इस तरह के काम करते हैं, ये इनको इनकी सजा मिल रही है, किए की सजा मिल रही है। इमरान खान ने जो कुछ किया, अब वो उसकी सजा भुगत रहा है। 9 मई हमने नहीं कहा करें, 26 नवंबर हमने नहीं कहा करें। किसने ये किया? माफी आज भी मांग ले कौम से कि मैंने अपनी फोर्सेस पे, अपनी आवाम को उनके खिलाफ इस तरह की बातें करके उनके खिलाफ चढ़ाई की, उनके खिलाफ हमले किए। रोक लेता, अभी भी माफी मांग ले तो शायद अदालत इसको माफ कर दे। मांगे माफी। चलिए, आपको लगता है अगर माफी मांग लेते हैं इमरान खान तो बाहर आ जाएंगे जेल से? माफी मांगे, अब कोर्ट के रहम करम पर छोड़े, और हो सकता है कि अदालत उसको माफ कर दे। अदालत के अपनी बेगुनाही साबित करके इसने बाहर आना है। हुकूमत ने इसको अंदर नहीं किया, हुकूमत ने नहीं कहा जाकर 9 मई करें, हुकूमत ने नहीं कहा 26 नवंबर करें। उसकी सजा तो इसको लेनी पड़ेगी।
ठीक है जी। अच्छा असलम गौरी साहब, मैं आपकी तरफ फिर इसी पे आपकी तरफ बशीर साहब आती हूँ, आपका कमेंट लेती हूँ कि क्योंकि आप लोग हमेशा हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि जब मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही होती खान साहब से, उनकी फैमिली की, या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं अदालती लेवल के, लेकिन अदालत से हट के आप लोग हुकूमत पे भी तनकीद कर रहे होते हैं। इस पर मैं आपका कमेंट लूँगी। असलम गौरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। गौरी साहब, उन्होंने कहा कि ये नून लीग वाले अक्सर ये बात करते हैं कि जी आपको फलां वक्त में मौलाना साहब पे ये तनकीद करते थे पीटीआई वाले। नो डाउट इमरान खान साहब जलसों में नाम ले लेकर उन्होंने उनके नाम रखे होते थे, जो कि गलत बात है, नहीं रखने चाहिए। अब चूंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी ज़रूरत है, और आप लोगों का एजेंडा एक है, आप लोग कहते हैं इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है, इलेक्शन को आप सही नहीं मानते हैं। लेकिन एक सवाल फिर जहन में आता है कि KPK में जो इनकी हुकूमत है पीटीआई की, आप अगर इलेक्शन को सही नहीं मानते तो फिर KPK में आपका मुकाबला किससे था? वहाँ तो फिर आप पीटीआई की हुकूमत को भी सही नहीं मानते, वो भी फिर जाली इलेक्शन होगा आपके मुताबिक, और पीटीआई की हुकूमत भी फिर जाली होगी आपके मुताबिक। फिर उन्हीं के साथ मिलकर आप एहतजाज करेंगे इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से? देखिए, ये मैंने 2018 के इंतखाबात के खिलाफ, हमने धांधली के खिलाफ एक तहरीक चलाई। उस तहरीक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, और इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इंतखाबात जाली हुए हैं, ये हमारे साथ चले वहाँ से, और हमने मिलकर तहरीक पूरी चलाई। उस वक्त पीटीआई कह रही थी नहीं, इंतखाबात बिल्कुल ठीक हुए, क्योंकि मेरा एजेंडा था, मेरे साथ ये चल रहे थे। जो आगे आके फिर साफ और आरूसी नून लीग पर इल्जाम लगाती है ऑपोजिशन, आप लोगों की पार्टी समेत के इनके इंतखाबात जाली, इनकी हुकूमत जाली है, जिसने 18 में आपके समय एहतजाज किया था। मैं उसी बात पे जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। तो 16 माह में हमें कहा गया कि 16 माह की हुकूमत कर लें और ऐसी कानून साजी कर लें कि इंतखाबात साफ और सुथरे हों। लेकिन आप देखें, आज 2024 के इंतखाबात के सामने 2018 के इंतखाबात 2024 का मजाक उड़ा रहे हैं, और 2024 में इंतहा से ज्यादा धांधली हुई। और मेरे वो दोस्त जो कल मेरे साथ खड़े हुए कह रहे थे कि इंतखाबात ठीक होने चाहिए, साफ होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, आज वो कह रहे हैं बेहतरीन इंतखाब हुए हैं। मकसद तो मैं आज भी 2018, 2024 और 2025 में भी उसी एजेंडे पे खड़ा हूँ कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। कल मेरे साथ ये खड़े हुए थे, अगर आज पीटीआई उसी एजेंडे पे मेरे साथ खड़ी होगी है तो एजेंडा तो मेरा है ना, मौक़िफ़ तो मेरा है, तो और ये सबके लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमती पार्टी को बैठना चाहिए, उनके भी गिले शिकवे होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून वाले कहें ना कहें, हमें आपकी रिकॉर्ड गपशप में कहते हैं कि सिंध में हमारे साथ 2 नंबरी हुई है, ये मुँह से कहते हैं कि हमारे साथ KPK में अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे पीटीआई कहती है कि जी वहाँ लाहौर में, हमारे साथ पंजाब में अच्छा नहीं हुआ है, और इसी तरह JUI का मौक़िफ़ यह है कि ना सिर्फ KPK बल्कि बलूचिस्तान और सिंध, इन तमाम सूबों में मैनेज इंतखाबात हुए, और हत्ता के पंजाब में भी सबको इस तरीके से प्लानिंग के साथ सबका मुंह बंद करने के लिए एक सूबे की हुकूमत दी गई है। ओवरऑल आपको अभी चंद दिन पहले शौकत यूसुफजई साहब ने फरमाया, एक हफ्ता पहले, कि 35% को मैं जानता हूँ जो KPK असम्बली में हमारे लोग थे, जिनको असम्बली में लाया गया, उनसे एक हलफनामा लिया गया, ये TV पे कहा उन्होंने। फिर अभी कुछ 3-4 दिन पहले इनके साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान ने भी कहा है कि जी 35 थोड़े, उससे ज़्यादा लोग हैं, मेरी इल्म में उससे ज़्यादा भी हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू। बात सीधी सी है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक तयशुदा फार्मूले के तहत हुए, मैनेज किए गए, उसी के तहत फॉर्म 47, 45 का ड्रामा बिछाया गया, और हमें अब इसको ठीक करना है। चाहे पीटीआई हो, JUI हो, महमूद खान साहब हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ऑल पार्टी इस सिस्टम को ठीक कर ले, ताकि मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि असल अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुंचे, ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके, और अमन मईशत सारे मामला वही हल करेंगे। चले आपने कहा असल नुमाइंदे असम्बली में पहुंचे, इसी बात ठीक है गौरी साहब, इसी बात को लेकर मैं बचर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी असल नुमाइंदे ने वहाँ तक पहुँचे, साथ उन्होंने यूसुफजई साहब को कोट भी किया। तो आप कहते हैं आपकी पार्टी में इमरान खान साहब का कहा हर्फ आखिर होता है, बस जो कह देते हैं वही माना जाता है। तो पिछले दिनों मैंने काबीना में शामिल करने के लिए 2 लोगों का कहा था, कामरान बंगदिश और तैमूर झगड़ा साहब का, लेकिन नहीं सुनी अली अमीन गंडापुर साहब ने उनकी। नहीं, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की आपने तईद कर दी ना। बचर साहब, हेलो जी बट साहब, मैं बचर साहब से जरा बात कर रही हूँ, आपकी तरफ आती हूँ, मेरा सवाल उनसे था। जी मैं कर रहा हूँ जी, कामरान बंगदिश साहब, तैमूर झगड़ा साहब को काबीना में शामिल करने का कहा गया था खान साहब की जानिब से, लेकिन जवाब दे जी उसके बाद मुलाकात हुई थी जी बानी पीटीआई इमरान खान साहब की और चीफ मिनिस्टर KPK की। तो मेरा जो ख्याल है उसमें कोई बात हो गई होगी, क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है,
तो मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा जिस बात का ज्यादा पता ना हो। दूसरी जो बात है आप कर रही हैं इसकी, जो ये जो बात इसकी जो भट्ट साहब ने की है, तो मैंने तो बात की थी मुशर्रफ के दौर में जब मियां साहब गए थे, हमारे दौर में तो वो डील करके नहीं गए थे। इस दौर में तो वो प्लेटलेट्स कम हुए थे उनके, तो वो गए थे जिस तरह भी मैनेज हुआ बारकेफ। अच्छा, अब ये है जी कि फैसल वाडा साहब का बयान आपने भी सुना था ना, उस पर जरा आप भी कमेंट कर दीजिएगा, वो क्या फरमा रहे थे वाडा साहब? देखिए, मैं उस बयान पे कमेंट्स इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पता है जिस तरह वो कहानी चली उस वक्त में मैं एमपीए था पंजाब से, तो मैं फैसल वाडा साहब की बयान को कवर करते हुए बात नहीं करूंगा। मुझे खुद पता है। देखिए मेरी बात सुने जी, एक होता है मियां साहब जब भी आए हैं एक पूरी प्लानिंग के तहत आए हैं, और जब भी गए हैं पूरी प्लानिंग के तहत ही गए हैं। और मेरा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बाद, या एस्टेब्लिशमेंट जिस जमात को भी ख़त्म करना चाहे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जमातें ख़त्म नहीं होती। और जिस तरह भट्ट साहब ने ये फरमाया कि मियां नवाज शरीफ अपना मौलाना साहब के बारे में, देखे मैंने पहले ये बात कर चुका हूँ कि एक तलखियाँ थी, तो कम से कम वो तलखियाँ ख़त्म हुई हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान है, जहांदीदा सियासतदान है। तो भट्ट साहब चूँकि आई थिंक सेनेटर हैं, उनकी गुफ्तगू से मुझे थोड़ा ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर वो थोड़ा पीछे जाएं भाई मेरे, तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन्होंने क्या किया था कि जब उनकी वो तो औरत थी, लेकिन इन बातों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि सियासत में जब बंदे की तलखियाँ ख़त्म होती हैं तो डायलॉग के ज़रिए एक बेस पे सियासी जमातें बैठ जाती हैं। आपने कहा ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस तो बनेगा, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, जेयूआई वाले भी आपके साथ हैं फिलहाल। अभी ये नहीं पता कि 11 तारीख पे मौलाना साहब को मना लिया जाएगा नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जरदारी साहब की जानिब से, चले वो कल की कहानी देखा जाएगी। लेकिन एक सवाल, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, और इकोनॉमी पे, मईशत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इकोनॉमी, मईशत पहला चैलेंज है और उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। तो आपको नहीं लगता कि फिर ये तहरीक कामयाब होती हुई आपको दिखाई देती है? मेरी अर्ज सुन लें प्लीज, लेट मी ओनली गिव मी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। बात ये है, आप वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट देख लें, मेरी नहीं, आप देख लें कि 7% महंगाई बढ़ी है। उसके तहत आपके 1,70,00,000 लोग दोबारा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये 2 महीने पहले की बात है, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है, ताज़ा रिपोर्ट देखी है, वो तो बड़े अच्छे बता रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और बड़ी तरक्की हुई है। अच्छा, उसमें ये है कि इंटरनेशनल रेमिटेंसी का आप देख लें कि उन्होंने आपको रेट जो किया है 233 से 216 पे करप्शन में आप आ गए, यानी ये आपका रेट है ओवरऑल करप्शन का जो आप आए हैं पिछले 1 साल के दौरान। देखिए जीडीपी ग्रोथ जब कोरोना के बाद हम छोड़ के गए थे 6.8, अब आप खुद देख लें कि जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे है जी। देखिए मेरी बात सुने, ये चीजें जो है ना जी, अब मैं आपको पंजाब के बजट के हवाले से बता दूं, पंजाब का इन्होंने 842 या 45 अरब रुपए की एडीपी थी डॉक्टर फिजा, और अब वो इस वक्त अभी तक 35% ऑलमोस्ट इन्होंने खर्च की है। अच्छा, एडीपी बनाने का क्या फायदा, अभी खर्च भी नहीं है, और 200 अरब रुपया इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली है। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट ऐसी चीज है जो कि हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि आप 9 माह पहले आपने एस्टिमेशन ही नहीं अपने मंसूबों की सही की। देखिए 1.5 अरब रुपए का इन्होंने लगा दिया है हार्स एंड कैटल शो लाहौर में। तो महंगाई और ये चीजें, तो अगर इसके लिए तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि पूरा एक प्रोग्राम दें, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अर्ज करूंगा। और जिस तरह भट्ट साहब ने ये फरमाया, जो आप बात करें ना, ठीक है, इस जी बशर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया कि पंजाब के लोग इनको छोड़ गए, तो मैं अपने भाई को ये बताऊंगा कि ये मैं इनको FIRs भेज देता हूँ, जिन FIRs में इन्होंने 2,000 नामालूम बंदे पे FIRs दी हुई हैं जी। अगर 2,000 नामालूम बंदा नहीं था तो उन्होंने बोगस FIR फिर क्यों दी है? 20 से 25,000 लोगों पे इस 26 नवंबर वाले मामले पे FIRs हैं। देखिए बात ये है कि सियासी जमातें, हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है, अगर बाख्तियार मुज़ाकरात नहीं करेंगे
अगर अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पे पेश नहीं करेंगे तो तीसरी कुव्वत आके ये फ़ायदा उठा जाएगी, सियासतदान देखते रह जाएंगे। चलें भट्ट साहब, ठीक है भट्ट साहब, आप बशर साहब की बातों पे अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी कीजिएगा। और दूसरी बात है कि इसी से मिलती जुलती एक बात की जो अभी अलीमीन गंडापुर साहब ने भी इस्लामाबाद में ये खड़े होकर गिला किया, उन्होंने कहा है कि जो NFC अवार्ड का जो फंड्स हैं वो जारी अगर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर रमज़ान मुबारक के बाद सरप्राइज़ देंगे हम। तो सर ये तो उनका हक है ना, हुकूमत उनका हक तो उन्हें दे, वफाकी हुकूमत। देखें ये जो आपने कहा ना गंडापुर सरप्राइज देगा, कितने सरप्राइज आपने लेने और गंडापुर से वो लाता है, भाग जाता है, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाता है, वहां से भाग के उधर चला जाता है। गंडापुर तो उसको लेके जा रहा था कि मैं आ रहा हूँ मियां इमरान खान को साथ लेके जाऊंगा। बात यह है कि मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि जी महंगाई, यार आप खुदा कोशिश करें कभी तो सच बोलें कि आपने 3 साल में जो मुल्क की हालत की, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, हमने सब वो सियासी जमातें जो मुल्क से मोहब्बत रखती थी अपोजिशन ने मिल के एक ना जी कि हमने उनको एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको हटाया। 1 साल लगा, हम वापसी पे शुक्र है कि अब हम डिफॉल्ट से बच के मुल्क को एक पटरी पे चढ़ा दिया। इनका फर्ज है अपोजिशन करें, बराए तनकीद नहीं, अपोजिशन बराए तनकीद बराए तामीर करें, खुशी होती है। लेकिन इनकी अपोजिशन क्या है, आ रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, IMF को खत लिख देंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। इनका काम अभी इमरान खान में आज क्या तो एक काम करे, माफी मांग ले मौलाना फजल रहमान से, माफी मांग ले महमूद खान अचगई से, उनके जो मजाक उड़ाता रहे, ये कभी नहीं करेगा। नहीं भट्ट साहब एक मिनट ठहरे, मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। महमूद खान अचगई साहब से वो क्या माफ़ी मांगे, वो तो उनके साथ उनकी तारीफ़ें करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से क्या वो माफ़ी मांगे? मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी मुलाकातें हो रही हैं इनके लोगों से, असद कैसर साहब से कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी कितनी नशिस्तें हो चुकी हैं, तो अब तो ये आगे जाके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं। माफ़ी से तो बात आगे जा चुकी। के बारे में क्या क्या इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, मौलाना फजल रहमान के बारे में अभी भी इमरान खान अगर सीरियस हो ना, इससे सारे रास्ते अपना लिए। अब आप बताएं अगर ये फिर आपको याद होगा नॉमिनेट भी उन्हें को किया जा रहा था ना अचगई साहब को, खान साहब की जानिब से। उनके तो गिले शिकवे खत्म हो गए ना, वो लोग अब एक पेज पर है। फिलहाल उनको गिले शिकवे नून लीग से हैं, आपसे है कि आप लोगों की हुकूमत जारी बकौल उनके। देखिए अगर वो ठीक है, मुझे इन्होंने आज मौलाना साहब है ना, आज सुबह ये कह दे जेल से कि मैं माफी मांगता हूँ जो मैंने मौलाना साहब के बारे में जो कुछ कहा, कभी नहीं कहेगा। इसने कल फिर यही कहना है कि मैं ही हूँ, इसलिए कभी भी किसी के साथ नहीं चलना। हमें ये पता है कि तो मौलाना साहब का फिर दिल बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि उनसे माफी भी नहीं मांगी इमरान खान साहब ने, मौलाना साहब फिर भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं इमरान खान साहब की पार्टी के साथ। आप देखें, लेट्स सी, देखें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, आपके सामने होगा, यही इमरान होगा। इसको ला रहे हैं कि जमहूरी तरीके से अपोजिशन करो, ये नहीं करेगा। तो बट सब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लेके सॉरी टू से आप लोगों की पार्टी, जारी बात है हुकूमत है, आप लोगों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं बताना है कि आप लोग प्रेशर में हैं, ठीक है। ये एक टैक्टिक है जो कि ठीक है, बड़ी स्मार्ट टैक्टिक है, मैं इसकी बुराई भी नहीं करना चाहूँगी, स्मार्ट मूव है आपकी तरफ से, आप लोग नहीं बताते। अच्छा, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इसको संजीदा ले रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने जलसा किया वज़ीर आला बनने के बाद, पहला जलसा। पहले वो वैसे जाके तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल रही हैं, कम्युनिकेशन टाइप आप देख सकते हैं, लेकिन जलसा उन्होंने पहली बार किया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर प्रेशर नहीं लिया जा रहा तो CM साहिबा क्या अवाम में अपनी मकबूलियत देखने के लिए बाहर क्यों निकली? इट मीन्स कि आप भी देखना चाह रहे हैं ना कि अवाम में आप लोग ज़्यादा मकबूल हैं, आप लोगों का ग्राफ कहाँ पर है, आप लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। देखिए जलसा मरियम नवाज साहिबा ने किया, वो इसलिए किया कि ये सोशल मीडिया पे शोर के ये हो रहा है। मुझे आप बताएं कि सबसे ज्यादा काम किस सूबे में हो रहा है, कौन वज़ीर आला है जो अच्छे काम कर रहा है, कि आप मुझे बताएं KPK में विदाउट एनी डाउट मरियम नवाज साहिबा अच्छे काम कर रही हैं। मैं मेरिट पे उनकी तारीफ करना चाहूँगी कि बतौर खातून वज़ीर आला बहुत एक्टिव हैं, बड़े एंथुसिज्म के साथ काम कर रही हैं, काम नज़र भी आ रहा है। बचर साहब आप अग्री करते हैं मरियम साहिबा को थोड़ी सी दाद देंगे? गो कि आप अपोजिशन लीडर हैं और आपकी पार्टी दूसरी है, लेकिन आप मेरिट पर ये कहेंगे कि मरियम साहिबा की कारकर्दगी बाकी जो सूबों के वज़रा आला हैं अभी उन सबसे बेहतर है? देखिए मेरी बात सुने, आप पहले ही आपने वो फैसला तो आपने दे दिया कि, लेकिन इसके लिए ना पूरा एक सिस्टम चाहिए हमें। स्क्रीन जिस तरह ये स्क्रीन लगा के काम वो करती हुई नजर आ रही है ना बचर साहब। एक बात है कि प्रोमिनेंट होती हैं, वो एक्टिव हैं
उनका इंथुजियाज्म, जिस तरह वो काम कर रही हैं, वो काम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी एडीपी है, मैं आपको फिगर के साथ बात करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि आप कहेंगे काम कर रही हैं तो मैं कहूंगा काम नहीं कर रही। अभी तक साल खत्म होने वाले हैं, एडीपी का 30% लगा है, तो मैं कैसे कहूँ काम हो रहे हैं? देखिए इश्तिहारों पे काम हो रहे हैं, टिकटॉक पे काम हो रहे हैं, बट फिजा ग्राउंड पे पंजाब में अगर आप एक पूरा, आपने मंसूर अली खान का प्रोग्राम देखा है जो उन्होंने किया था हाल रोड और माल रोड पे, जहाँ पे मियां साहबान के मुस्लिम लीग नून का वो हब है, जी जी, तो वहाँ पे लोगों के जी। आप खुद देख लें, आपका आपकी सबकी मीडिया की सब नजर होती है। बट बात ये है कि ये काम नहीं है, 2-4 आप एक काम कर लें, एक गली को बना लें और उसको भी आप अपने 80 मंसूबे में शामिल कर लें। 200 अरब रुपए की ये सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 842 अरब रुपया इन्होंने पहले एडीपी में शामिल किया। अच्छा, 842 और 200 अरब रुपया 1050 अरब रुपया आपने एडीपी में, और अभी तक काम आपका 30% हुआ है। मुझे एक मंसूबा मुकम्मल होता हुआ नजर एक बता दें। देखिए ये ठीक है जी, आपको कोई मंसूबा मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा सीएम पंजाब का, बकौल आपके। ठीक है जी, चलें बचर साहब, टाइम की कमी है, बट साहब, असलम गौरी साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।